में सही है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। अब संदीप, मेरा सवाल था कि जैसे कि अभी कांग्रेस और बीजेपी और साथ ही साथ निर्दलीय मैदान में डटे हुए, तो ऐसे में जनता का जो माहौल है, देवली तो बूथ ऐसे भी हैं जहां पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करा है, तो ऐसे में अगर चुनाव का बहिष्कार होता है, अगर मतदान प्रतिशत गिरता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है किसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग होने के चांस है? संदीप, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद संदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देवली उनियारा की मैं बात कर रही थी। कि किस तरीके से चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है और लोग लगातार वोटिंग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन देवली उनियारा में 2 बूथ ऐसे भी हैं जहां पर लगातार ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, मतदान करने नहीं जा रहे हैं। उनकी कुछ सुविधाएं हैं, उनको लेकर लगातार आंदोलन भी कर चुके हैं, होनी चाहिए मूलभूत सुविधाओं को लेकर वो मांग कर रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार कर दिया एक तरीके से। लेकिन फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है, क्या ये चुनाव बहिष्कार ही रखेंगे, क्या मतदान करेंगे या नहीं, अभी फिलहाल ये स्थिति अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन आने वाले समय में शायद वहां पर उन लोगों के बीच में प्रशासन जाएगा, उनसे समझाइश करेगा, तो शायद लोग मतदान के लिए निकलेंगे घर से बाहर। बिल्कुल पूनम, मैं बता दूं आपको, जहां पे 2 सीटें हैं वहां पे मतदान का बहिष्कार करा था ग्रामीणों ने। प्रशासन लगातार समझाइश में लगा हुआ है, हालांकि कोई नेता वहां पे नहीं पहुंच सकता आचार संहिता का उल्लंघन के चक्कर में, लेकिन समझाइश जो जारी है, लगातार जारी है। ग्रामीण जो है, जो 2 बूथ पे उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर रखा है, वो उनको समझाइश कर रहे हैं। और जल्द ही प्रशासन का कहना है, जो प्रशासन की मीडिया रिपोर्ट आई है, जो प्रशासन ने जारी किया है रिपोर्ट के आधार पर प्रेस नोट, उनमें साफ साफ कहा है कि जल्द ही जो समझाइश की जा रही है वो पूरी होने वाली है, और समझाइश के बाद में मतदान जो है वो लगातार जारी रहेगा। ग्रामीण जो है उनको मनाया जाएगा, जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का आश्वासन दिया जाएगा, और जिस बात को लेकर नाराजगी है उस नाराजगी दूर करते हुए मतदान करने के लिए उनको आगाह किया जाएगा। और ऐसे में ये साफ होगा कि कहीं जल्द से जल्द उन 2 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो सकता है। पूनम, दौसा की बात कर लेते हैं। दौसा सीट शुरू से ही हाईलाइट रही है, जिसके अंदर अगर बात करें अशोक गहलोत के बयान के बाद अचानक से दौसा की राजनीति में भूचाल आने वाली बात करें, या फिर बात करें किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट की, तो दोनों के लिए बनी हुई ये थे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसकी प्रतिष्ठा पर ज्यादा फर्क पड़ने वाला है सीट पे? देखिए पूनम, मैं बता दूं, सबसे खास बात यह है कि दौसा भी एक अपने आप में हॉट सीट मानी गई है। पूरे प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव उनपे देवली उनियारा के बाद में दौसा सीट आती है। दौसा सीट में जहां पर जो कद्दावर नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस के, और दूसरी बात कैबिनेट मंत्री वर्तमान सरकार में किरोड़ी लाल मीणा, इन दोनों की साख दांव पे लग चुकी है। जहां पर डीसी बैरवा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं पर किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और बीजेपी जो दाव खेल रही है वो उन्होंने जगमोहन मीणा पे खेला है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और पूर्व मंत्री गोलमा देवी लगातार उनके प्रचार प्रसार में कार्य तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रातों रात दिन रात एक कर रखी है उन्होंने। अब दोनों नेताओं की दाव जो है, साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहां पे एक रोड शो किया था, उसी समय पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने आम सभा की थी। दोनों की बात करें, टक्कर की बात करें, तो दोनों पार्टियां टक्कर में है, दोनों प्रत्याशी मैदान में है, और दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक समीकरण बनाने वाले राजनीतिक हैं, उनका ये भी मानना है कि डीसी बैरवा है वो कहीं ना कहीं सीट निकाल सकते हैं। वहीं पर बीजेपी के जगमोहन मीणा है वो भी अपना दांव पे खेलने में कम नहीं रहे, पीछे नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं अब जोर लगा चुके हैं, और मतदान जो है वो पूरी तरह से अमल जारी है। मतदान के बाद में 23 तारीख को जब नवंबर में रिजल्ट आएगा, काउंटिंग होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन किसका सरदार बनता है और कौन वहां से रवाना होता है। पूनम, दौसा सीट की बात हम कर रहे थे, तो दौसा सीट पे शायद आपने सुना सचिन पायलट कार्यक्रम के दौरान पहुंचते हैं और डीसी मीणा के लिए प्रचार करते हैं, तो उस दौरान वो कहते हैं कि अगर भाजपाइयों को लगता है कि सीट हमारी ही है तो फिर वो प्रचार करने क्यों आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी को लग रहा था कि डीसी बैरवा एक कार्यकर्ता है, ऐसे में सीट उनके लिए आसान होगी, लेकिन मुझे लग रहा है मुश्किल है।
बिल्कुल पूनम, सही सवाल किया आपने कि पिछले दिनों जब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वहां पे दौसा में एक जनसभा रैली की थी, जनसभा की थी, उस दौरान उन्होंने एक बयान चर्चा में रहा था। वो बयान था कि जब बीजेपी आश्वस्त है अपने कैंडिडेट को लेकर, जीत को लेकर निश्चित है, तो तमाम संतरी से लेकर मंत्री तक के यहाँ पे जो अमला है वो क्यों आया हुआ है। कहने का मतलब ये था कि दौसा के बीजेपी कैंडिडेट को लेकर जब सरकार में बैठे मंत्री और मंत्री में बैठे राजनीतिक लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट जो जीत की निश्चित है, लेकिन फिर भी पायलट ने निशाना साधते हुआ कि जब निश्चित मान रहे हैं तो कांग्रेस के डर के कारण संतरी से लेकर मंत्री तक लगातार यहाँ पे क्यों डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम पूरी सरकार जनता को धन्यवाद दिया कि आपका आभार, आप भाग्यशाली हो कि जनता के दरबार में पूरी सरकार यहाँ पर पहुंच चुकी है दौसा में। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है पूनम, जैसा कि आपने बताया मुझे पहले ही, कि अब डीसी बैरवा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के दिलों में धड़कन भी बढ़ चुकी है और बीजेपी को जो डर है वो ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनका गणित है, राजनीतिक गणित, वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है डीसी बैरवा के कारण में। पूनम, क्यूसर सीट की बात कर ले संदीप। क्यूसर सीट जो शुरू से हॉट सीट बनी हुई, क्योंकि आजकल हनुमान बेनीवाल उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हालांकि वो की पत्नी है, लेकिन कहीं ना कहीं की प्रतिष्ठा सीट पर दांव लगी हुई है। तो ऐसे में क्यूसर विधानसभा सीट पर क्या चल रहा है, मतलब मामूल क्या बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और देखिए पूनम, मैं बताना चाहूंगा कि क्यूसर विधानसभा सीट जो नागौर की है वो आरएलपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार वहां से हनुमान बेनीवाल है वो अपना दावेदारी करते नजर आ रहे हैं और हमेशा उनकी सीट पर दबदबा भी उन्हीं का रहा है। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो 2 चुनावों में लगातार अच्छी खासी जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि अब आरएलपी जो है सामने जाए, कोई भी पार्टी हो, लेकिन आरएलपी है अपना दबदबा कायम रखेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल और उनकी पत्नी के आमने सामने होने की बात आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिलों में एक दूसरे के प्रति जो हमदर्दी है और समर्थन का भाव है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। देखने वाली बात ये होगी 23 तारीख को कि वोटिंग जो होगी वो किसके पक्ष में जा रही है, किसके पक्ष नहीं होगी, कि हालात अभी तक तो आरएलपी पक्ष में नजर आ रहे हैं। पूनम, एक और चीज, अभी ट्विटर पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड कर रहा है, रतन चौधरी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने बीजेपी पे सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी है। तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है? बिल्कुल पूनम, देखो मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से ये बयान सामने आया है और ये जो घटनाक्रम सामने आया है वो जो ट्रेंड में चल रहा है वो सही है, क्योंकि पिछले दिनों जब आपसी तनाव हुआ था, चुनावी रंजिश में या चुनावी माहौल गरमाया था, तब कहीं ना कहीं ये ऐसी घटना का रेडिसेंट है वो घटित हुआ था। उसको लेकर भी ग्रामीणों में भी आक्रोश है, मतदाताओं में आक्रोश है। वहीं पे दोनों पार्टियां हैं आमने सामने होती नजर आ रही हैं। अब ग्रामीणों का और मतदाताओं का बात करें मतदान की, तो मतदाताओं का रुझान किस तरफ रहता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस घटना ने बहुत बड़ा एक झटका दिया है, बात चाहे बीजेपी कांग्रेस की हो, बात चाहे आरएलपी की हो। ऐसे में ग्रामीण जो है वो अपने सभी वेग से वोटिंग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और वो सभी वेग से अपना सरदार चुनने में सक्षम है। पूनम, झुंझुनू सीट पर चलते हैं अब हम आपको लेकर कि झुंझुनू सीट पर क्या मामला है, जहां शुरू से झुंझुनू की राजनीति के अंदर अहम किरदार निभाता हुआ है, वहां से इस बार झुंझुनू के अंदर पूरा परिवार की विरासत संभालते हुए अमित ओला मैदान में है। वहीं उनके साथ बीजेपी ने भी दमदार प्रत्याशी को मैदान में उतारकर शायद कहीं ना कहीं ओला परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी। बिल्कुल पूनम, सही कह रहे हो आप। देखिए विधानसभा चुनाव मैंने कवर किया था झुंझुनू को, तो विधानसभा चुनाव में हमने पब्लिक रिव्यू लिया था। पब्लिक रिव्यू में दोनों पार्टी के जो पक्ष के कार्यकर्ता थे या मतदाता थे उन्होंने अपना अपना रिव्यू दिया था। उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव में जो जीत कराया वो कांग्रेस का बंदा जीत के आया। दूसरी बात, एमपी चुनाव की बात करें, एमपी चुनाव में भी कांग्रेस ने ही अपना कब्जा कायम रखा, दबदबा कायम रखा। वहीं पर अब उपचुनाव है, उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। मैं बता दूं आपको, पहले शेखावटी अंचल जो है सीकर झुंझुनू का मामला ये रहा है कि हमेशा कांग्रेस के पक्ष में जाता है, वह रहता है, बीजेपी बहुत कम आती है। उदयपुरवाटी जो तहसील है, उदयपुरवाटी पहले तहसील थी, अभी भी तहसील है और नीमकाथान जिले में है। उदयपुरवाटी तहसील में सुकन चौधरी जीते थे एक बार, उसके बाद में कांग्रेस वापस आई और हालात ये है कि अब झुंझुनू में कांग्रेस अपना वर्चस्व दिखाने में कामयाब हो पाएगी, ऐसा राजनीति कह रहे हैं। राजनीति समीकरण जो है वो ऐसा बता रहे हैं कि अब कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम रख सकेगी। पूनम, एक चीज और, झुंझुनू सीट पर इस बार लाल डायरी जो बहुत हंगामे में रही थी, जिस मुद्दे को उठाने वाले मंत्री है वो भी चुनावी मैदान में कितना जो है चुनावी में वोट तोड़ने की कोशिश वो करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस को
बिल्कुल पूनम, आपने अच्छा सवाल किया है कि लाल डायरी, वो एक लाल डायरी का जिन जो था वो उस समय बाहर आया था जब विधानसभा चल रही थी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी। उस समय लाल डायरी का जिन आया था। ऐसे में उस समय तत्कालीन सरकार में मंत्री के पद पे थे राजेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि झुंझुनू सीट से आते हैं, झुंझुनू के हैं। वहां पे अब उन्होंने वापस ताल ठोकी है, अपने लेवल पे, अपने दम पे चुनाव लड़ने की ठानी है। तो अब कहीं ना कहीं वो दोनों पार्टियों का, जब बात बीजेपी करें चाहे बात कांग्रेस की, तमाम पार्टियां हैं, उनके कहीं ना कहीं नकेल डालने का काम वो कर सकते हैं। क्योंकि झुंझुनू में राजेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन भी कम नहीं है। और मतदाताओं की बात करें, मतदाता भी उनके पक्ष में बहुत ज्यादा पार्टियां हैं, बात चाहे बीजेपी हो तो कांग्रेस की हो, वो दोनों के हेडेक बनी हुई है, उनको दिल के धड़कने हैं, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अभी साफ हुआ है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा जो लाल डायरी के कारण फेमस चर्चा में आए थे, अब वो कहीं ना कहीं झटका दे सकते हैं। पूनम, कलुवर दोनों सीटों पर बीएपी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान उतारे। अब ऐसे में दो सीट मुकाबला, बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी तीनों मैदान में डटे हुए। ऐसे में दोनों सीट पर क्योंकि बीएपी का बड़ा चेहरा है वो, और उनकी उन्हीं के बल पर ये चुनाव जो का माहौल बनाने की कोशिश करी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बनता है कि राजनीतिक भविष्य में पड़ने वाला है। आप तक मेरी आवाज आ रही है? पूनम बताएं जी। मैंने कहा सलूमर और 84 जो दोनों सीटें वहां पर बीएपी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे, जहां की प्रतिष्ठा वहां पर लगी हुई। ऐसे में क्या है, लगने वाला है कि क्या सलूमर और 84 सीट पर बीएपी परचम लहरा पाएगी? क्या राजकुमार की राजनीतिक भविष्य पर, या फिर कहे कि राजनीति का जो आगे वाला भविष्य, आने वाला भविष्य वो कैसा होने वाला है? क्योंकि दोनों की सीटें पर निर्भर है। हम राजकुमार के बारे में कर रहे हैं कि राजकुमार रोध का भविष्य कैसा होने वाला है इस चुनाव के बाद। देखिए पूनम, राजकुमार रोध एक पॉपुलर आदिवासी पार्टी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के संयोजक हैं, अपनियों के ओनर हैं, और वो सुप्रीमो हैं। वो लगातार लड़ते हैं। और पिछले चुनाव में आपने देखा, विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त की थी। अब वो सांसद भी बन चुके हैं। सांसद के बाद उनकी सीट जो खाली हुई है, अब तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे माफ कीजिएगा, तमाम जो पार्टियां हैं, बात चाहे कांग्रेस की कर लें, बात बीजेपी कर लें, दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं राजकुमार रोध की बाप पार्टी कारी मात देने में सक्षम होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजकुमार रोध एक साफ छवि के आदमी रहे हैं, एक साफ छवि के नेता रहे हैं। जिलों के जो तमाम जो ये जनता है, वो जनता के दिलों में बसे हुए हैं। राजकुमार रोध आदिवासी पार्टी से आते हैं। और पिछले दिनों मंत्री दिलावर जो था, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे, उनके एक बयान को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ा हंगामा किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मुसलमान या हिंदू नहीं हूं, मैं आदिवासी अलग होता है। तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि अब पार्टीबाजी जो है वो अलग चीज है, लेकिन राजकुमार रोध है वो कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियों को कड़ी मात देने की कोशिश में है। कोशिश नहीं, जहां तक लगता है, जो समीकरण कह रहे हैं, वो राजकुमार रोध जो है वो दोनों पार्टियों को समीकरण में मात भी दे देंगे, और चुनावी जो दंगल है उसमें एक बड़ी विजय लेकर आगे बढ़ेंगे। पूनम, संदीप, अब लास्ट सीट बची है रामगढ़, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर ली जाए। रामगढ़ सीट जहाँ पे जुबेर खान जो कांग्रेस की विरासत संभाल रहे थे, वहां पर उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, और अब उन्हीं के बेटे को चुनावी मैदान में सहानुभूति कार्ड खेला जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस कितनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? देखिए पूरा बता दूं आपको कि रामगढ़ जो अलवर की रामगढ़ सीट है, वो एक अपने आप में महत्व रखती है। ऐसा महत्व इसलिए रखती है, जुबेर खान थे, वो कांग्रेस से एमएलए थे, उनके निधन में, आकस्मिक निधन के कारण वो सीट खाली हुई थी। उनके पार्टी ने उन्हीं के बेटे को, आर्यन जुबेर खान को टिकट दी है। वहीं पे बीजेपी ने वो सुखवंत सिंह है, उनको एक टिकट देकर प्रत्याशी बनाया, दाव खेला है उनपे। अब जुबेर खान का जैसे आपने जिक्र किया, तो आर्यन जुबेर खान है, उन पर सियासी दाव पे तो लगे हुए ही हैं, साथ ही साथ उन्होंने सहानुभूति कार्ड भी खेला है। तो पिछले दिनों तक गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ जो है, वो उन्होंने वहां पे समर्थन सभा की थी। और टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष सदन में है, उन्होंने वहां पे सभा की थी। तो जनसभा में आम जन समूह था, वो उमड़ा हुआ था। जन समूह के देखते हुए साफ हो जाता है कि आर्यन जुबेर जो है
वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सुकून को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर जगह कांग्रेस ही है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी भी सुकून से बीजेपी है, वो भी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखा सकती है। जैसे ग्राउंड रिपोर्ट की हम बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट में हम जनता से हमने रूबरू हुए, जनता का दोनों पक्ष दोनों मत थे कि आर्यन जुबेर है वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। जनता का ये कहना था, जबकि जनता का ये भी कहना था कि बीजेपी के जो सुकंत है वो एक साफ छवि के आदमी है और नरम दिल के आदमी है, वो हर जगह अवेलेबल हो सकते हैं, जनता के सुख दुख में काम आते हैं। तो अब दोनों में कांटे की टक्कर वहां पे मारी जाती है। लेकिन राजनीति के है जो जानकार, समीकरण जानकार है, वो साहब कहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो टक्कर दे सकती है। सहानुभूति जो कार्ड खेला है वो कहीं ना कहीं काम आ सकता है कांग्रेस के लिए, और ये एक बहुत बड़ा फायदा खुदा हो सकता है कांग्रेस के लिए। पूनम, टीकाराम जूली की आपने बात करी थी, तो टीकाराम जूली जिनकी शुरू से या टिकट वितरण की बात से अगर बात करें तो रामगढ़ सीट ही उनके लिए सबसे केंद्रित जगह रही, जहां पर उन्होंने पूरा फोकस कि वो किसी और सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे ही नहीं थे। तो ऐसे में टीकाराम जूली जिनके रामगढ़ सीट का, तो रामगढ़ सीट अगर जीते या हारे ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन जीत और हार का टीकाराम जूली में कितना पड़ने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। टीकाराम जूली है शुरुआत से लेकर एंड तक, आज दिनांक का मतदान तक टीकाराम जूली ने रामगढ़, अलवर रामगढ़ की सीट को संभाले हुए हैं, और उनको वहां पर एक वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिलेगी। आपको दिखा दूं, आपको बता दूं आपको, क्योंकि टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष सदन है, और वहां सामने जो है वहां पे भजनलाल सरकार जो है, मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, उनके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह, वो वहां पे उम्मीदवार मैदान में विपक्ष में है। वहीं पे आर्यन जुबेर खान को लेकर तमाम जो सरगर्मियां हैं, गलियारे हैं राजनीति के, उनमें चर्चाएं शुरू हो चुकी है। अब यदि जीत रामगढ़ अलवर से कांग्रेस पार्टी जीतती है तो टीकाराम जूली के तिलक सर पे सेहरा बनना लाजमी है और उनको वाहवाही मिलेगी। लेकिन अगर वहां से पार्टी हारती है या किसी भी कोई भी कारण रह सकता है पार्टी हारने का, तो कहीं ना कहीं टीकाराम जूली की साख है वो कहीं ना गिरती नजर आ रही है। ऐसे में अब 23 तारीख को पता चल पाएगा कि मतदाताओं का रुझान किस साइड रहा है, मतदाताओं ने किसको अपना सरदार चुना है और किसको वहां से रवाना किया है। पूनम, संदीप, अभी हमने 7 सीटों का एनालिसिस किया कि आखिर कौन सी सीट पर क्या रणनीति बन रही है, क्या समीकरण बन रहे हैं। तो ऐसे में इस बार जो उपचुनाव होने वाले हैं इसमें बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी, बीएपी की भी साथ दांव पर है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि इस चुनाव के अंदर प्रत्याशियों से क्या असर पार्टियों पर पड़ने वाला, पार्टी नेताओं पर पड़ने वाला है? बिल्कुल साफ है कि अगर 7 विधानसभा सीटों पर जहां पर बीजेपी लगातार दाव खेलती है, बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि 7 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएंगी, वहीं पे कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार दावे करती नजर आ रही है कि कांग्रेस के खाते में जाएंगी उपचुनाव में। क्योंकि मैं बता दूं, सबसे बड़ा कांग्रेस का जो प्लस पॉइंट है वो ये कहना सही भी है, क्योंकि पिछले दिनों बेरोजगारों को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी सरकार के नेता, बात चाहे किरोड़ीलाल मीणा ही कर लें, बात चाहे तमाम अन्य नेताओं की कर लें बीजेपी के, वो सत्ता में बैठे ही कांग्रेस सरकार को ललकार दे रहे थे, बार बार उन्हीं मुद्दों को लेकर वो लगातार चुनावी रणनीति तैयार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई प्रचंड बहुमत से, उसके बाद से वर्ग, विशेष वर्ग, युवा, बेरोजगार वर्ग और महिला वर्ग दोनों सड़कों पे आ चुके थे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जनवरी शुरू होते ही जैसे सरकार सत्ता में आई, उससे लेकर इस 2024 में आज दिनांक तक आंदोलन और धरने प्रदर्शन शुरू हुए। बात चाहे सीपू के सामने लगे पैरामेडिकल्स के 8 कैडरों की भर्तियों को लेकर धरने की हो, बात चाहे शहीद स्मारक पर लगे अन्य कई धरनों की हो, सॉरी, तमाम जो वर्ग विशेष है वो अपने अपने रोजगार को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन करते नजर आए हैं। ऐसे में इस बार जो तमाम जो ये या यूं कहें कि हार जीत का फैसला है वो जनता करेगी। जनता फैसला करने के बाद में पार्टी चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, दोनों की पार्टियों के जो दाव नेता हैं उनकी साख दांव पे लग चुकी है, और पार्टी के विशेष नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं तलब किए जा सकते हैं, आलाकमान के तलब किए जा सकते हैं अगर पार्टी में कोई भी, दोनों पार्टी में कोई चुनाव आती है तो। ऐसे में क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि युवा वर्ग और महिला वर्ग विशेष जो देश की दिशा और दशा दोनों चेंज कर सकते हैं, भविष्य कहलाते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं देश का, वो कहीं ना कहीं अभी उग्र आंदोलन से हैं। पिछले दिनों देखा आपने कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। वहीं पर तमाम जो अन्य धरने हैं वो लगातार लगे हुए हैं। पैरामेडिकल्स के 8 कैडरों की भर्ती पूरी नहीं हुई अभी तक। पिछले दिनों एसीएस जो चिकित्सा विभाग की एसीएस है गायत्री राठौर, उनका मृत्यु का बयान सामने आया था बेरोजगारों की सरकार से पूछ के पैदा हुए थे क्या। तो कुल मिला के पुनः तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को छोड़ दे सकते हैं, और उन मुद्दों को हावी बनाकर, हावी लेकर या मुद्दों को ही लेकर
कांग्रेस कहीं कहीं अपनी बाजी मार सकती है। पूनम, लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर आहुति दे रहे हैं। अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतदाता कर देंगे। हालांकि परिणाम 23 तारीख को आने वाले हैं, उसके बाद ही